हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली करियर क्लब। माय नेम इज मनीष। आज हम बात करेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट इन दिल्ली के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस टॉपिक से रिलेटेड हम 2 वीडियोस बना रहे हैं। ये आज हमारा पार्ट 1 है वीडियो का। इसमें मेनली बात करेंगे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, जो 3 बिल्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से पास किए गए थे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें ऐसे कौन से प्रावधान है जिसके कारण हमारे जो पंजाब हरियाणा के जो फार्मर्स हैं उनमें इतना ज्यादा आक्रोश हुआ कि उनको रोड पे आना पड़ा, धरने पे आना पड़ा। जो इसका पार्ट 2 होगा फ्रेंड्स, उसमें हम कवर करेंगे पूरा डिटेल्स तीनों बिल्स की जो पार्लियामेंट से पास हुए थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इन टुडेज वीडियो विल मेनली फोकस ऑन द सिचुएशन, क्योंकि अभी अगर हम आज देखते हैं एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, कुछ भी क्लियर नहीं है, हो क्या रहा है। मेनली अगर हम सोसाइटी में मीडिया को देखते हैं, हमें बेसिक आइडिया लगता है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेली वहां पे स्ट्रेंथ बढ़ रही है फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से फार्मर्स आ रहे हैं। सो टुडे इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स इन्वॉल्व्ड, बहुत ही मिस्टिफाइड और सिंपल तरीके से, जिसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे एमएसपी के रिगार्डिंग। इसके साथ साथ ग्रेडिंग सिस्टम, जो 3 बिल्स पास हो रहे हैं उनमें से एक पार्ट है ग्रेडिंग सिस्टम का। एक जो और इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बहुत ही मिस्टिफाइड तरीके से, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इनके जो प्रावधान है। और इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले पीछे लेकर चलूंगा। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हमारे जो फार्मर्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग 93% था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आते आते 2020 तक आते आते उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फार्मर्स का, दैट हैज रीच्ड टू 53% ओनली। और कुछ ऐसा भी सिनेरियो है इंटरनेशनल लेवल पे जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो उन्होंने रिसेंटली फॉलो की हैं, जिसमें यूएसए का बहुत बड़ा रोल है। यूएसए का प्रेशर है डब्ल्यूटीओ के ऊपर, और उसके जो प्रावधान है उनके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है टू रिमूव द एमएसपी पार्ट ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, विल कवर दीज थिंग्स इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहली चीज है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखिए, यूजुअली अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की टर्म में होता है 2 इक्वल पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बात करूं ए और बी, 2 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, वो कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और दोनों को उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बट यहां पे अगर हम देखते हैं, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बिल पास हुआ है, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान है उसमें कुछ ऐसे लूप होल्स हैं। अगर वो पास हो गया है, जैसे भी पास होगा, अगर वो इंप्लीमेंट होता है देश के अंदर, तो उसके नुकसान क्या होने का चांस है। मैं एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पे। आप लोगों ने सुना होगा रिलायंस के जो पेट्रोल पंप्स होते हैं, सोसाइटी में आपने बहुत सारे पेट्रोल पंप्स देखे होंगे रिलायंस के। जब वो स्टार्ट हुए थे उसमें था क्या, एक किसान आदमी है, उसकी जमीन के ऊपर पेट्रोल पंप लगाया जाता था। जो कंपनी है वो फार्मर्स को ऑनरशिप के तौर पे उनको हेड बनाती थी। मेन चीज क्या है, फार्मर्स का पैसा नहीं लगता था, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी का होता था। लेकिन जो वहां पे उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता था फार्मर्स के साथ कंपनी का, उसमें प्रावधान ऐसे है, अगर कल को कंपनी लोन लेती है तो कल को वो लोन उतारने का जिम्मा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फार्मर के ऊपर होगा। सेकेंडली, उसके बीच में नियर अबाउट 50 ईयर्स की अगर लीज होती है, एग्रीमेंट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 50 ईयर्स की लीज होती थी, तो लीज को कंपनी किसी भी टाइम तोड़ सकती है, बट फार्मर कभी भी उसको लीज को नहीं तोड़ सकते हैं। उनकी जो जमीन है वो प्लेज हो जाती है कंपनी के थ्रू। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट दैट हैपेंड इन आवर सोसाइटी अर्लियर। इसीलिए बहुत सारे जो रिलायंस के पेट्रोल पंप्स हैं वो रुके रहे, बंद रहे, ऑल्दो नाउ दे हैव स्टार्टेड इन द एक्टिव मोड अगेन। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, वैसा कुछ ऐसा ही प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर एप्रीहेंशंस है। यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मतलब लोगों को डर है कि अगर ऐसा पास होता है तो ये चांस हो सकता है। जमीनें जो किसानों की हैं, उनकी जमीनों के ऊपर जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, अगर वो आप पे आके अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिस्टम स्टार्ट करेंगे, तो एक फार्मर आदमी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ना तो उसके पास मनी है, ना तो उसके पास पावर है, ना तो उसके पास इंटेलेक्चुअल नॉलेज है। अगर कल को कुछ ऐसा इशू बनता है, वो कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। बट द अदर साइड, द कंपनी हैज लॉट ऑफ रिसोर्सेज, दे हैव अ वेरी बिग टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आल्सो। सो इसी के तहत फार्मर्स का सबसे पहला एप्रीहेंशन है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, एमएसपी होता क्या है?
अगर हमारे देश के अंदर फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी क्रॉप्स, मान लो मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, एक फार्मर है, उसके खेत से 500 बोरी जो होता है वीट का निकला, बोरी मतलब रैक्स, दे आर कॉल्ड इन इंग्लिश रैक्स। इफ देयर इज अ प्रोड्यूस ऑफ 50 रैक्स फ्रॉम अ फील्ड ऑफ फार्मर, तो उसकी जो एक एक बोरी होगी, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी देता है फार्मर को, एक फिक्स्ड प्राइस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू खरीदेगी। इससे होता क्या है, जो फार्मर की जो प्रोड्यूस है उसको गारंटी मिलती है, उसको सिक्योरिटी मिलता है, उसको सेफ्टी मिलता है। अगर एमएसपी हटाया जाता है तो प्रावधान क्या होगा? सोसाइटी के अंदर अगर हम देखें, हमारे देश के अंदर 75% जो फार्मर्स हैं वो बिलो 2 एकड़ के फार्मर्स हैं, 85% फार्मर्स हैं वो 5 एकड़ के आसपास के हैं। अगर हम 15% फार्मर्स को छोड़ दें जो बहुत ही लैंडलॉर्ड है, उनको ज्यादा नुकसान नहीं होता इन चीजों से। बाकी जो फार्मर्स हैं हमारे देश के, उनको एमएसपी हटने से नुकसान होगा, स्पेसिफिकली पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स के फार्मर्स, बिकॉज जो एमएसपी है वो मेनली पंजाब और हरियाणा को फोकस करता है, हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स को दिया जाता है। इट इज नॉट फॉर द फार्मर्स ऑफ यूपी और बिहार। यूपी और बिहार में ये नहीं चलता है। दैट्स वाई जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स हैं, दे वर दी फर्स्ट वन ऑन द रोड, और उन्होंने ही अपना प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट किया था। सो एक और इसके अंदर प्रावधान आता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है? देखिए, अगर एक कंपनी है वो पोटैटो खरीदेगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, जो फील्ड में लगाया जाएगा, और पोटैटोस की क्वालिटी सबकी एक साथ नहीं हो सकती। मे बी देयर माइट बी सम पोटैटोस विच आर यूज्ड टू मेक द चिप्स इन द मार्केट, जो हमारे चिप्स आते हैं। तो जो पोटैटोस की क्वालिटी होगी, कुछ पोटैटोस बहुत अच्छे होंगे, उनको ए ग्रेड में डाला जाएगा। कुछ पोटैटोस हो सकते हैं कि वो थोड़ा बिलो क्वालिटी के, उनको बी ग्रेड में डाला जाएगा। कुछ पोटैटोस होंगे सी कैटेगरी के, जिनकी क्वालिटी बहुत ही वीक होगी। अब यहां पे जो कंपनी का मैनेजर होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू पुट अप दी सेग्रीगेशन पार्ट। जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के पोटैटोस होंगे उनको वो बहुत अच्छे प्राइस पे खरीदेंगे, लेकिन जो सी कैटेगरीज के और बी कैटेगरीज के जो पोटैटोस होंगे, पॉसिबिलिटी है कि उनका जो इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। सो ये एप्रीहेंशंस फार्मर्स को हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है तब से लेकर आज तक का प्रावधान फार्मर्स का। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो लगभग 93% के आसपास फार्मर्स जो हैं वो फार्मर्स ही कंट्रीब्यूट करते थे पूरी इकोनॉमी के अंदर। एक हालात ऐसे भी आए लगभग 1950s के आसपास, जब हमारे देश के अंदर पूरा का पूरा फेमाइन का जो है सिस्टम आया था। फेमाइन पूरा का पूरा, लोगों को खाने के लिए जो अनाज नहीं मिल रहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दी देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यूएसए से जो उनका सो कॉल्ड वेस्ट कैटेगरी का जो वीट है, वो जो उनका ग्रेन हमने वहां से उनको इंपोर्ट किया था, विच दे वर टू थ्रो इन द नेबरिंग सी ऑफ द कंट्री ओनली। सो वो हमने खरीदा था, और उससे हमारे लोगों को उस टाइम पे, क्योंकि हालात ऐसे थे, नया देश आजाद हुआ था, डिवीजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। सो उस टाइम पे हमारे देश के जो फार्मर्स हैं उनका जो है पेट भरा गया था। चलते चलते 1968-69 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया के अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे जो फार्मर्स हैं डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा हेल्प किया। डबल इनकम हुआ, उसके अंदर बहुत सारे प्रावधान थे, जिसमें टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट भी था। फार्मर्स को नई नई HYV सीड्स की जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड की गई थी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जिसको बोलते हैं। सो ओवरऑल ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत ज्यादा फायदा किया। नए नए जो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स हैं वो भी यूज हुए थे। फॉर द इनिशियल 15 to 20 ईयर्स उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बट इन द लॉन्गर रन 1980s 90s आते आते जो पंजाब के फार्मर्स हैं, अगर मैं बात करूं पंजाब के अंदर मालवा एरिया जो है, बठिंडा साइड, तो इतना ज्यादा एक्सट्रीम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हो चुका है दैट इट हैज बिकम अ कार्सिनोजेनिक सॉइल एरिया। वहां पे कैंसर जो है वो कहीं ना कहीं रूट्स में आ चुका है सॉइल के, और जो फार्मर्स हैं उनको इस चीज से बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो जो फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का एक्सट्रीम यूसेज हुआ तो उसने फार्मर्स की जो क्रॉप्स है उनको तो नुकसान पहुंचाया, बट कहीं ना कहीं लोगों की जो हेल्थ है उसको भी नुकसान पहुंचाया। 1990s के अंदर हमारी कंट्री के अंदर LPG एरा स्टार्ट हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इंडिया में इन्वाइट किया, और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना धीरे धीरे शुरू हुआ। प्राइवेट कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में बढ़ी धीरे धीरे, और प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता गया।
एक कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो होती हैं वहां पे मेन फोकस होता है प्राइवेटाइजेशन का, प्रॉफिट। द प्राइवेट कंपनीज दे इन्वेस्ट टू गार्नर मोर एंड मोर बेनिफिट इन फ्यूचर। इंडिया में जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, इंडिया एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे देश के अंदर सोशलिज्म भी चलता है, कैपिटलिज्म का जो कुछ ना कुछ पार्ट है वो भी इनकर कर चुका है। बट प्योरली अगर हम फार्मर्स को कैपिटलिज्म के नजर से देखें, सो दे बिकम एन एंटिटी। जबकि वर्ल्ड बैंक की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसने भी बोला है फार्मर्स कैन सपोर्ट द बिजनेस बट दे कैन नॉट बी टेकन एज द इंडिपेंडेंट लॉबी फॉर द बिजनेस पार्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे संविधान के अंदर है, एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है। देखिए संविधान के अंदर शेड्यूल 7 के अंदर हमारी 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो प्रावधान डाले गए हैं जिनके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग फैसले कर सकती है, बिल बना सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट लिस्ट के अंदर वो प्रावधान है जिनके रिगार्डिंग हर स्टेट को, बीइंग अ फेडरल सिस्टम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हर स्टेट के पास आजादी है दैट दे कैन मेक द लॉज आल्सो। एक आता है कॉन्करेंट लिस्ट का। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिनके रिगार्डिंग यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है काम कर सकते हैं। बट अगर कभी भी कंफ्लिक्ट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रावधान है वो जो है उसको माना जाएगा, बिकॉज मोर पावर इज ब्लेस्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो कहीं ना कहीं जो 3 बिल्स पास हुए हैं हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, लोगों को एप्रीहेंशंस है कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जो 3 बिल पास किए हैं गवर्नमेंट ने, वो कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको भी वायलेट करता है। ये सारी चीजें डिटेल में हम पार्ट में कवर करेंगे अगले वीडियो के अंदर। यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो जाना जरूरी है, दैट इज रिलेटेड टू दी WTO। व्हाट इज द रोल ऑफ WTO इन द प्रेजेंट सिनेरियो? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक इनडायरेक्ट पार्ट है, 1995 के अंदर वो बना था। वहां पे डेवलप्ड कंट्रीज का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, स्टेक है। फॉर एग्जांपल यूएसए इज द मोनोपोलिस्ट कंट्री देयर। अब यूएसए जो है, यूएसए हैज लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस विद द एमएसपी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इट्स फार्मर्स। कहीं ना कहीं जो इसके प्रावधान है, जो WTO के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, वो हमारे फार्मर्स को जो एमएसपी मिलता है उसके खिलाफ भी हैं। इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा वीडियो का दूसरा पार्ट होगा पूरे डिटेल के अंदर। बट ये चीज बहुत जरूरी है जानने के लिए कि कहीं ना कहीं ग्लोबल प्रेशर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ वो बिल्डअप हो रहा है, जिसके कारण जो 3 बिल्स पास किए हैं गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनका जो पैसेज का सिस्टम था वो एप्रीहेंसिव था। गवर्नमेंट ने जो बिल पास किए हैं, लोकसभा से उनके पास मेजोरिटी है, उन्होंने इजीली पास करवाए, लेकिन राज्यसभा के अंदर उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। सो उन्होंने वॉइस वोट का मेथड पास किया था, वॉइस वोटिंग के थ्रू वो पास किए थे। एक सबसे बड़ी चीज है ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 123 के अंदर हमारे संविधान के अंदर आता है कि राष्ट्रपति के पास पावर है दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक द लॉज ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज or the important things which are required for the development and which are required for the need of the country. Usually वो तब होता है जब पार्लियामेंट रिसेस के अंदर, जब पार्लियामेंट नहीं चलता है। और ये हमारे जो फार्म बिल्स पास किए गए हैं ये भी ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किए गए थे। और एक सबसे बड़ी चीज, जब ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई बिल पास होता है, नेक्स्ट टाइम जब भी पार्लियामेंट बैठेगी विद इन 6 वीक्स के अंदर वो बिल्स को वहां पे पास करवाना जरूरी है। लोकसभा से वो बिल पास हो गए थे, लेकिन राज्यसभा के अंदर पास करवाने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो है जो वॉइस मेथड है उसको फॉलो किया था, एंड दैट्स व्हाई। और ऑपोजिशन का जो प्रेजेंस है वो भी वहां पे नामात्र की तरह था। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई दी फार्मर्स आर ऑन द रोड। अब यहाँ पे एक और चीज जरूरी जो जानने के लिए है, दैट इज आने वाले टाइम पे फार्मर्स के लिए क्या बचता है। फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू चलेगा, फार्मर्स अपने प्रोटेस्ट को कुछ और मोड़ देंगे, बिकॉज अगर हम इंटेंसिटी देखें फार्मर्स के प्रोटेस्ट की, वो बढ़ती जा रही है फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, तो अलग अलग स्टेट से बहुत सारे फार्मर्स वहां पे आके एम्पैथाइज कर रहे हैं। प्लस ग्लोबल लेवल पे भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर प्रोटेस्ट इनडायरेक्टली हो रहे हैं वहां पे। नाउ व्हाट इज लेफ्ट फॉर द फार्मर्स इन द प्रेजेंट सिनेरियो? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फार्मर्स के बीच में जो डायलॉग प्रोसेस है वो भी कंटिन्यू है। वी होप दैट बहुत ही जल्द जो फार्मर्स के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे और जो फार्मर्स हैं अपने अपने घरों में वापस जाएंगे और अपने खेतों में काम करेंगे। बिकॉज बहुत ही एक फेमस लाइन है कि हमें 3 टाइम का खाना वो जरूरी है। कहीं ना कहीं हम डॉक्टर को अपनी लाइफ में एक बार देखते हैं, हमें
जब भी इश्यूज होते हैं मेडिकल इश्यूज, वी डेफिनेटली नीड टू सी अ डॉक्टर ऑल्सो। जरूरत पड़ता है लाइफ में कभी लॉयर को भी देखना पड़ता है, वी नीड टू सी अ पुलिसमैन ऑल्सो, बट फार्मर्स की जरूरत हर इंसान को 3 टाइम पड़ती ही पड़ती है। सो दैट्स वाई अ पेन टू अ फार्मर इज अ पेन टू अ सोसाइटी। सो दैट्स वाई द इश्यूज ऑफ द फार्मर्स दे मस्ट बी रिजॉल्व वेरी सून, एंड वी होप दैट द होल सिस्टम, क्योंकि हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भी ब्लॉक होल में चला गया है। जो दिल्ली एनसीआर का जो सिनेरियो है वो भी पूरा का पूरा वो कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो वी होप जल्दी से जल्दी ये इश्यूज रिजॉल्व होंगे, एंड प्लीज स्टे ट्यून टू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च इट वेरी सून, एंड दैट ऑल द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द एग्जाम, द डिटेल्स ऑफ द 3 बिल्स, और जो भी कंसेप्ट्स बनते हैं वो सारे कवर करेंगे पूरा डिटेल में। सो दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।